और चरणजीत सापरा हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। चरणजीत जी, कांग्रेस के हिसाब से केरल के अलावा बाकी जगहों पर मुस्कुराने की कहीं कोई वजह दिखाई दे रही है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि केरल के अंदर जो हमारी जिस तरह से लीड आ रही है, निश्चित रूप से वहीं पर मुस्कुराना है। और जहां पर दूसरे राज्यों का सवाल है, तमिलनाडु में जिस तरह से परिस्थिति बन रही है, अब ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा और रुकना चाहिए हमको। और पश्चिम बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हम 294 सीटों पर लड़े हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये था कि 294 सीटों पर हमारे संगठन को पुख्ता करना, मजबूत करना, हमारा एक संगठनात्मक नेटवर्क जो पिछले कई वर्षों में कमजोर हुआ है उसको मजबूत करना। मुझे लगता है कि 294 सीटों पर लड़के हमने 294 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के हाथ का सिंबल भेजा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत मतलब आप ये कह रहे हैं कि खुशी मनाने की एक जगह वजह है, बाकी जगह कॉन्सोलेशन प्राइज है। ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके और मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो दिखाई दे रहा है, जाहिर है मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तो करनी पड़ेगी सर। 294 सीटों पर आपने हाथ का सिंबल भेजा और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि 294 सीटों पर मैं उम्मीदवार की तरह लड़ रहा हूं। उसका असर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो आपको पश्चिम बंगाल की कामयाबी के लिए बधाई मैं दे दूं। हालांकि रुझान ही है, लेकिन 173 तक आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि पिछले 3 दशक की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में ऐसी परफॉर्मेंस होगी बीजेपी की, ये सोचा गया था क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल से हमारा भावनात्मक लगाव है, हमारा इमोशनल संबंध है। हम वहीं से पैदा हुए थे, हमारी नींव वहीं पड़ी थी। पहले चुनाव में भी जनसंघ को 4 सीटें पश्चिम बंगाल से आई थी, उसके बाद हम वहां से गायब होते गए। एक अथक परिश्रम का प्रयास है पश्चिम बंगाल। और आज पिछले 15 वर्षों में जो मेहनत हमने की है, 2011 से शुरू की थी, उसके बाद हमारे गृह मंत्री तब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2014 से, जो उन्होंने काम शुरू किया पिछले 12 साल में, आज उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल की जनता इसमें सबसे बड़ी शिल्पीकार है। हम कुछ नहीं है, जनता शिल्पीकार है। 3 टेक अवे हैं पूरे चुनाव के जी। जो सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी होगा उसको इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 30% पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की, 35% असम में, दोनों जगह बीजेपी आ रही है। तमिलनाडु में 12% होने के बाद डीएमके को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तीसरे नंबर की पार्टी डीएमके बनने जा रही है। नंबर 2 टेक, 4000 विधानसभा सीट कांग्रेस हार चुकी है पिछले 12 सालों में, और 3000 प्लस विधानसभा सीट हम जीत चुके हैं पिछले 12 सालों में। सापरा साहब को बधाई दीजिए, राहुल गांधी का सेंचुरी होने वाला है चुनाव हारने का। एक इंडी गठबंधन खत्म, घमंडिया का वजूद खत्म। राहुल गांधी जी को कोई अब नेता नहीं मानने को तैयार है, ये भी तय हो चुका। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत की पॉलिटिक्स में, ये भी तय हो चुका। बेहतर है इटली शिफ्ट हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। कांग्रेस पार्टी जब आप इतना कुछ बता रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, तो यह भी बता दीजिए कि तमिलनाडु में क्या होने वाला है, क्योंकि एक्टर विजय ने वहां पर कमाल कर दिया है, इतिहास रच दिया है। और एक्टर विजय पर डोरे डालने में आपकी पार्टी भी आगे रही, और कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा भी चाहता था कि एक्टर विजय के साथ कुछ ना कुछ हो जाए। अब चुनाव के नतीजों के आने के बाद क्या मुमकिन है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऑफर देगी एआईएडीएमके के साथ मिलकर एक्टर विजय को अपने साथ लाने की? चुनाव के पहले भी आपसे बात हुई थी, जब 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस हुए थे। हमने कहा था कि 4-1 का रिजल्ट रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, 4-1 का रिजल्ट रहेगा। 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी। मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि वहां भी टीवी के जो है आपके साथ जा रहा है, आप तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये बताइए कि बंगाल के संदर्भ में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये इलेक्शन में जैसे कहा जाता है पॉपुलर सेंटीमेंट और वोट, और एक होता है इलेक्शन मैनेजमेंट। आप यहां किसकी विक्ट्री देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको बिल्कुल बंगाल की जनता का इमोशनल सेंटिमेंट देख रहा हूं और कुछ नहीं। बंगाल की जनता का वेग देख रहा हूं और कुछ नहीं, क्योंकि मैं था बंगाल में, 4 महीने बंगाल में बिताए हैं मैंने। मुझे पता है वहां पे जो ग्राउंड पे जो जनता का सेंटिमेंट था। कल ही आपने फाल्टा सीट पे देखा जिस तरह से हिंदुओं ने आके रीपोलिंग में बाहर निकल के कहा कि हमें धमकाया जा रहा है कि वोट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, मारा जा रहा है, चुनाव के बाद ये मारेंगे। तो बंगाल की जनता का सेंटिमेंट था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कातिल के बाजुओं ने अपना जोर दिखाया, अब जनता का जोर चल रहा है। और सुनामी फोल्ड कर रही है, 173 आप दिखा रहे हैं जी। अब सुनामी वापस जा रही है, सब कुछ समेट के ले जाएगी।
ठीक है सापरा साहब, बीजेपी इसे सुनामी बता रही है और साथ ही साथ हिंदुत्व की बड़ी जीत बता रही है। हार्ड हिंदुत्व और डेवलपमेंट का ये जो फॉर्मूला इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप मानते हैं कि वही आपकी पार्टी की इस दशा की सबसे बड़ी वजह है, या फिर अभी एनालाइज करेंगे? अरे बधाई दे दीजिए राहुल गांधी को सेंचुरी के लिए। नहीं सुनिए, अब सुनिए, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इनकी जीत के पीछे जो प्रमुख कारण है वो सत्ता बल, धन बल, बाहुबल और निर्वाचन आयोग का बल है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने 34 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपील किया है पश्चिम बंगाल में, 34 लाख लोगों को वोट देने से वंचित रखा है, यानी एक पॉलिटिकल जेनोसाइड हुआ है, पॉलिटिकल नरसंहार हुआ है। 34 लाख लोग अगर ये पात्र हो जाते हैं, बढ़िया काम किया इसके बाद में ट्रिब्यूनल में, तो फिर क्या होगा? बढ़िया काम किया इलेक्शन कमीशन ने भाई। हाँ, मैं बताता हूं, क्योंकि केरल के अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुआ, क्योंकि केरल के अंदर माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं आए, क्योंकि केरल के अंदर ये ट्रिब्यूनल नहीं बनाने पड़े, इसीलिए केरल के अंदर ठीक ठाक हो गया। यहां पर ये स्पेशल अरेंजमेंट क्यों किया गया? चलिए, तो सापरा साहब अब थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। अब ये रुझान नतीजों में फ्रीज हो जाए। डॉक्टर अजय आपके साथ और सापरा साहब आपके साथ फिर बातचीत होती है नतीजों की तरफ जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे रुझान। लेकिन जरा यहां पर ये देखिए, अभी तक की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ये देख लेंगे आप, ये बिग वॉल, ऐसी कहते हैं बड़ी दीवार पर बड़ी इबारत जो लिखी हुई है, जरा वो देखिए। पश्चिम बंगाल में 152 रुझानों के संदर्भ में अभी क्या दिखाई दे रहा है? पहले चरण में जो 152 सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें रुझान क्या कह रहे हैं ये आपको बता दें। 48 सीटों पर टीएमसी आगे, बीजेपी 95 सीटों पर आगे और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे। लेफ्ट का खाता नहीं खुला है, एआईएमआईएम का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है वैसे भी। और ये अगर आप इसको, उनका गठबंधन हो नहीं पाया, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग नहीं पाई। और अगर आप इसको मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जो सेकंड फेज में वोट पर गया था, इसीलिए ब्लैंक दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको देखें, ये ज्यादातर नॉर्थ बंगाल, हाईलैंड्स वाला इलाका और इधर आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट वाला इलाका है और इसमें ज्यादातर सैफरन कवर्ड है। खैर सेकंड फेज भी अगर आप देखेंगे इस बार तो कुछ बहुत अलग नहीं लगेगा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 152 अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा खुशखबरी वाले होंगे तो 142 टीएमसी की तरफ खुशखबरी वाले होंगे। दूसरा चरण 142, अब 141, क्योंकि इसमें फाल्टा फिर से चुनाव होगा। ये फाल्टा पर दोबारा मतदान होगा फाल्टा में। और दूसरे चरण में देखिए स्थिति क्या रही रुझानों के हिसाब से, टीएमसी 69+। दूसरे चरण की ये जो सीटें थी ये टीएमसी का गढ़ मानी जाती थी और कहा यह जा रहा था कि अगर बीजेपी ने इसे भेज दिया तो फिर जीत तय है और यही होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी बीजेपी आगे, 72 सीटों पर बीजेपी आगे, टीएमसी 69 सीटों पर आगे। कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेफ्ट का खाता नहीं खुला, एआईएमआईएम 0। मैप के जरिए दिनेश अगर आप बता। अब जरा देखिए, ये पूरा ब्लैंक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फर्स्ट फेज में ऑलरेडी हो चुका था 152 वाला। 142 वाला ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जाहिर है हाईलैंड्स वाला इलाका है, लेकिन ज्यादातर वो है जो सीमावर्ती है बांग्लादेश के साथ। और इसमें अगर आप देखें तो यहां पर भी सैफरन, मतलब यहां पर भी हरा, ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका टीएमसी का माना जाता रहा। सापरा साहब के लिए केरलम से ही सिर्फ गुड न्यूज है, लेकिन आसाम में क्या हुआ सापरा साहब? कांग्रेस पार्टी क्या इस बारे में सोचेगी, मंथन करेगी? वैसे अब तो मंथन की भी तमाम नौबतें इससे पहले भी आ चुकी हैं। हर कोई ये कह रहा था कि आपस में बड़ी गुटबाजी है, आपस में ही आपकी पार्टी के नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल जो सापरा साहब से हो रहा है इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन बड़ा इंसिस्टेंस है हमारी टीम का कि बहुत जल्दी से ग्राफिक्स जरा हम इसके फौरन बाद। सापरा साहब वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी से अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए, आपस में ही क्यों लड़ रहे थे? आपको तो बीजेपी से लड़ना था। क्या कहे बेचारे सापरा साहब। देखिए, आपस में लड़ने से ज्यादा मैं आपको 4 कारण और बताता हूं कि जिस तरह से असम के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की थी कुछ वर्षों पहला, जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रेमवर्क करी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और हेमंता ने पूरा अपना प्लान बना लिया था। दूसरा जो लाभार्थी स्कीम थी उसका इनको फायदा हुआ, तीसरा ध्रुवीकरण का फायदा हुआ और चौथा जो मियां पॉलिटिक्स वहां पर हेमंता बिस्वा ने की है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता ये नजर आ रहा, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। और यही रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो यही कारण थे। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमको अपने संगठन को और मजबूत करना है, हमको नए मुद्दों को लेकर के आना पड़ेगा। ये तो आप लगातार कर रहे हैं ड्राइंग बोर्ड पर। सापरा साहब, ये इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पोस्ट मैच एनालिसिस हमेशा आसान होता है। सर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, जरा कुछ एक चीजें बता दूं इस समय की कुछ अहम ब्रेकिंग आपके सामने पहले रख देते हैं। ये देखिए जरा, अलग अलग राज्यों से चुनाव में जो गए राज्य, वहां से क्या अहम खबरें आ रही हैं। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई दे रही है।
अभी हमने इसको डिस्कस किया। रुझानों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई दे रही है, असम में सरकार दिखाई दे रही है, पुडुचेरी में सरकार दिखाई दे रही है, और तमिलनाडु में टीवीके का जलवा है। टीवीके को अगर नंबर शॉर्ट पड़ते हैं तो कौन साथ में जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और केरल में यूडीएफ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। समीर जी हाँ, तो ये इस वक्त के सबसे बड़े पॉइंटर्स आपके सामने हैं जो कि रुझानों के जरिए सामने आ रहे हैं। चौथे राउंड के बाद ममता बनर्जी आगे हुई हैं भवानीपुर सीट का ये हाल हम आपको बता रहे हैं। भवानीपुर से ममता 8000 वोट से अब आगे चल रही हैं। चौथे राउंड के बाद ममता बनर्जी आगे हुई और अब जो मार्जिन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त वो 8000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी उन्हें टक्कर देते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चौथे राउंड के बाद ममता बनर्जी यहां से आगे चल रही हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही हैं। बीच में एक बार वो पिछड़ी भी थी लेकिन अब फिर इस बार उन्होंने बढ़त बना ली है। लेकिन उधर शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि भवानीपुर भी वही जीतेंगे, भले 2000 वोटों से वो जीतेंगे। अब जरा ये जल्दी से आपको ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। 126 में से 126 के रुझान ये आपको असम के संदर्भ में हम जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बूथ बहुत मजबूत। इसकी वजह क्या है जरा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। बताइए समीर। जी हाँ, 44,376 मुख्य बूथ पर फुल टाइम निगरानी की गई। वोटिंग तक डटे रहे यहां पर पोलिंग एजेंट। 85,379 पोलिंग स्टेशन तक पहुंच, अधिकतम कवरेज का टारगेट किया गया यहां। और कई महीने पहले 81,000 में से 65,000 बूथों पर बना ली गई थी समितियां। ये थी बीजेपी की तैयारी। हर पन्ना प्रमुख के पास थी 30 से 60 वोटरों को लाने की जिम्मेदारी। तो ये देखिए, ये बीजेपी की तैयारियों का जिक्र हम कर रहे हैं। 5 से 7 बूथों का क्लस्टर बनाकर अलग अलग मॉनिटरिंग की गई और उसका फायदा भी हुआ। बूथों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया और उसी के हिसाब से रिसोर्सेज जुटाए गए और लीडरशिप तय की गई। बूथों को 3 श्रेणियों में बांटा गया और उसी के अनुसार जो सारा मैनेजमेंट था वो अंजाम दिया गया। ये है बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का। रैली नहीं, बूथ की लड़ाई लड़ी। हर वोटिंग सेंटर पर संगठन। और ये तब भी दिखाई दिया भवानीपुर के संदर्भ में भी। आप देखिए, ममता जहां पर होती थी, शुभेंदु वहां पर होते थे। और ये बात हम लोग मार्क कर रहे थे कि फुटबॉल जहां का प्रिय खेल है वहां मैन टू मैन मार्किंग बूथों में भी हो रही है गौतम दा। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बेशक जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर मुखर तौर से नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये चुनाव प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है। निश्चित तौर पे हम तो चुनाव का दिन देखा ही है। इस बार आज भी शुभेंदु ने कहा है बाकी जो वार्ड आ रहा है इसमें ममता बनर्जी का लीड होगी, लेकिन इसके बाद 70 नंबर वार्ड पे जब मैं आऊँगा तो लीड कम हो जाएगा, हो सकता है मैं जीत जाऊँगा। तो ये उनका हर बूथ का मतलब वार्ड का उन्होंने हिसाब रखा है। गौतम दा जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे थे कि देखिए अमुक अमुक बूथ तक तो मैं पीछे चलूंगा, लेकिन इस नंबर पर जब इस वार्ड पर गिनती आएगी तो मैं फिर से लीड कर जाऊंगा। समझिए उनका कैलकुलेशन कितना बारीक है, मेटिकुलस है। सही बात है। जयशंकर जी कैसे देखेंगे? अब इतना जबरदस्त अगर कोई कैलकुलेशन कर बैठा हुआ है तो फिर आप उसे कैसे मात देंगे? वो कैलकुलेशन तो बहुत साफ है। जिन वार्ड में एसआईआर ने करिश्मा दिखाया तो वहां से तो उनको पहले से कॉन्फिडेंस है। देखो 91 लाख वोट अगर घटे हैं, इसमें कोई ना कोई तो बात होगी ही होगी, उसका नतीजा दिखाई देगा। एक चीज आप देखिए, जब हम लोग बार बार मुस्लिम मतों की बात कर रहे हैं, हुमायूं कबीर जीत रहे हैं। हुमायूं कबीर ने स्वीकार किया था स्टिंग ऑपरेशन में कि 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। 1000 रुपए बीजेपी ने दिया उनको। उसके बाद AIMIM ने गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन भी तोड़ दिया। न तो बीजेपी ने इनकार किया, न हुमायूं कबीर ने इनकार किया। तो कहीं ना कहीं वो 1000 करोड़ रुपए भी तो रोल प्ले किया ही होगा मुस्लिम मतों में। अच्छा, कुछ कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस को भी 4-5 सीटें मिल रही हैं, तो मुस्लिम मतों में से आप ये मान रहे हैं क्या कि मुस्लिम वोट बैंक बटा है? बिल्कुल बटा है, बिल्कुल बटा है भाई। रुपए ने भी प्ले किया है। और दूसरी बात यह कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस समय जरा देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। वो बयान उनका सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को 1 बजे काउंटिंग खत्म होते ही दीदी टाटा गुड बाय हो जाएंगी। चालू होगी 8 बजे। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय।
तो लीजिए, यहाँ तो 12 बजे तक ही मामला साफ हो गया लेकिन है। लोग ये जानना चाहते हैं जफर इस्लाम साहब, इतना क्लियर कट कैसे पहले से पता चल जाता है? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, ये बाकी पार्टियां जो है ना वो आपस में लड़ती रहती है, उनमें गुटबाजी होती है। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, सब एक लक्ष्य के तौर पे एक लक्ष्य को सामने रख के काम करते हैं। हाँ। आपने अभी प्रबंधन की बात की, अभी कभी आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मीटिंग्स में देखिए, जिस ग्रैनुलर जो डिटेल्स में जाते हैं, छोटी छोटी चीज हवा में बात नहीं करते, जो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि ना हो कि वो कैसे उसको समाधान हो, उस वक्त तक चर्चा करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर लीडरशिप नहीं, लेकिन दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब। पिछली बार भी नारा दिया गया था 2 मई दी गई उस दिन, तब वो 2 मई को काउंटिंग होने वाली थी, उस समय तो ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये हो गया तो जाहिर है फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करना आसान होता है, लेकिन दो चीजें में इतना सटीक कैसे, इतने बजे ये हो जाएगा, ये कैसे टाइमलाइन के साथ आपको पता होता है? वो तो देखिए, ये तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे काउंटिंग शुरू होती है 12-1 बजे तक तो बिल्कुल रिजल्ट क्लियर हो जाता है। जैसे अभी आप कह रहे हैं उन्होंने 1 बजे का, 12 बजे आपने कहा कि रिजल्ट क्लियर हो गया, वो तो प्रोसेस है जो सबकी जानकारी में। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात आप कह रहे थे पिछले बार के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बार आपने परफॉर्मेंस 3 सीट से हम सीधे 77 सीटों पे चले गए, और आज 77 से वो जो हमने जो फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन के बेसिस पे तो आज बिल्डिंग बनी है। ठीक है।